फिल्म की शुरुआत में कुछ लोग एक किले का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। दरअसल कुछ दिनों से गांव के कब्रिस्तान से कई मुर्दे चोरी हो गए थे और लोगों को शक था कि इस किले में रहने वाला डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन अपने प्रयोगों के लिए इन मुर्दों का इस्तेमाल कर रहा है। किले के अंदर डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन उन मुर्दों के अंगों को जोड़कर एक महामुर्दे फ्रैंकेनस्टाइन का निर्माण कर रहा था और इसमें वो सफल भी हो गया था। तभी किले के बाहर क्रोधित लोगों की भीड़ देखकर वो घबरा जाता है। तभी एकाएक किले का मालिक ड्रैकुला वहां प्रकट होता है। ड्रैकुला ने ही इस प्रयोग के लिए डॉक्टर को अपने किले में ये प्रयोगशाला बनाकर दी थी। डॉक्टर ड्रैकुला से उसे लोगों से बचाने की गुजारिश करता है, लेकिन ड्रैकुला उसे यह कहकर मना कर देता है कि ये प्रयोग सफल होने के बाद अब उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है। ड्रैकुला अब इस महामुर्दे को अपनी किसी काम के लिए इस्तेमाल करने वाला था। तभी लोग उस किले का दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। किले के अंदर डॉक्टर अपनी इजाद फ्रैंकेनस्टाइन को ड्रैकुला के किसी भी शैतानी काम के लिए देने से मना करता है और खुद के बचाव में ड्रैकुला पर एक तलवार तान देता है। लेकिन ड्रैकुला खुद उस तलवार के आर पार हो जाता है और कहता है कि वो तो पहले से ही मरा हुआ है। डॉक्टर अपनी मदद के लिए अपने सहायक इगोर को आवाज लगाता है, लेकिन इगोर भी ड्रैकुला का ही वफादार निकलता है। आखिरकार ड्रैकुला डॉक्टर को मारकर उसका खून पी जाता है। ठीक तभी डॉक्टर का बनाया महामुर्दा फ्रैंकेनस्टाइन आजाद हो जाता है। अपने निर्माता को मरता देख वो ड्रैकुला पर हमला कर उसे फायरप्लेस में फेंक देता है और डॉक्टर की लाश को उठाकर किले से बाहर निकल जाता है। लोग उसे जाते हुए देख लेते हैं और उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। किले में ड्रैकुला जलता हुआ फायरप्लेस से बाहर आता है, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसके घाव भर जाते हैं। फिर वो अपने पिशाच रूप में बदलने लगता है। दूसरी तरफ फ्रैंकेनस्टाइन डॉक्टर की लाश को लेकर एक पवन चक्की के अंदर जाता है। लोग बाहर से उस पवन चक्की में आग लगा देते हैं। तभी लोगों की नजर उनकी तरफ आते 4 वैम्पायर्स पर पड़ती है। लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। उधर पवन चक्की में फ्रैंकेनस्टाइन जलकर मर जाता है। जमीन पर आते ही वे वैम्पायर्स अपने मानवीय रूप में आ जाते हैं। वे ड्रैकुला और उसकी 3 बीवियां थी। ड्रैकुला की बीवियां महामुर्दे फ्रैंकेनस्टाइन के मरने का जोरों से शोक मनाने लगती हैं। इसके बाद ठीक 1 साल का समय दिखाया जाता है। पेरिस में जगह जगह इस मूवी के अहम किरदार वैन हेल्सिंग के वांटेड होने के पोस्टर लगे होते हैं। उनमें से एक पोस्टर वैन हेल्सिंग देख ही रहा होता है कि तभी एक औरत की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वैन हेल्सिंग तुरंत आवाज की दिशा में आगे बढ़ता है तो उसे वहां एक औरत की लाश दिखाई देती है। साथ ही उसे पीछे की बिल्डिंग पर एक विशालकाय दानव चढ़ते हुए दिखाई देता है। वैन हेल्सिंग उसका पीछा करते हुए उस बिल्डिंग में पहुंचता है। इस विशालकाय दानव का नाम डॉक्टर हाइड होता है। डॉक्टर हाइड पहले एक सामान्य इंसान ही थे, लेकिन एक दिन उन्होंने खुद पर एक प्रयोग किया और वे विशालकाय दानव में बदल गए। वैन हेल्सिंग को एक गुप्त संगठन द्वारा डॉक्टर हाइड को जिंदा कैद करने के लिए भेजा गया था, लेकिन वैन हेल्सिंग डॉक्टर जैसे लोगों को सीधे मारकर मुसीबत को जड़ से मिटाने के पक्ष में होता है। फिर भी वो डॉक्टर को सरेंडर करने के लिए कहता है। हालांकि डॉक्टर उसकी बात मानने के मूड में नहीं होता। वो वैन हेल्सिंग को एक जोरदार मुक्का मारता है और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान वैन हेल्सिंग डॉक्टर का हाथ काट देता है। हाथ कटते ही अपने सामान्य रूप में आ जाता है। गुस्से में डॉक्टर वैन हेल्सिंग को बिल्डिंग की छत से नीचे फेंक देता है। वैन हेल्सिंग काफी फुर्ती से डॉक्टर के पेट में गोली मारकर वायर घुसाता है, लेकिन डॉक्टर उसे इसी वायर से खींचने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। बिल्डिंग से गिरते वक्त उसका शरीर मानवीय शरीर में बदल जाता है। इसलिए नीचे खड़े पुलिस वाले वैन हेल्सिंग को मासूमों को मारने वाला एक हथियारा समझते हैं। इसके बाद वैन हेल्सिंग वेटिकन सिटी में मौजूद चर्च में जाता है। दरअसल चर्च ही वो गुप्त संगठन चलाती है जो इन राक्षसों को पकड़ने का काम करती थी। पोप वैन हेल्सिंग से नाराज था, क्योंकि भले ही वैन हेल्सिंग अपना काम बखूबी निभाता था, लेकिन उसके काम करने के तरीके की वजह से उसके किए हुए सारे कत्ल आम लोगों की नजर में आते थे। पोप से हमें यह भी पता चलता है कि वैन हेल्सिंग उन्हें चर्च के गेट पर अधमरी हालत में मिला था और उसकी यादाश्त पूरी तरह से मिट चुकी थी। चर्च ने उसे पनाह दी और तब से वैन हेल्सिंग उनके लिए काम करता है। इसके बाद पोप वैन हेल्सिंग को उसके अगले मिशन के बारे में बताता है। पूरब की ओर रोमानिया में ट्रांसल्वेनिया नाम की एक जगह है जहां वैम्पायर्स ने दहशत का माहौल बनाकर रखा है। उस जगह सदियों से ड्रैकुला नाम के वैम्पायर की हुकूमत है। आज से 450 साल पहले वहां वैलेरियस द एल्डर नाम का राजा रहता था। उसने ईश्वर से वादा किया था कि जब तक वो और उसका परिवार ड्रैकुला के वजूद को नहीं मिटा देता तब तक चैन से नहीं बैठेगा। हालांकि वो उसे मारने में नाकाम रहा और आज भी उसके वंशजों की ड्रैकुला के साथ लड़ाई शुरू है, पर अब उनके परिवार के कुछ ही लोग बचे। कुछ दिनों पहले उस खानदान के वंशज राजा बोरिस लापता हो गए। उनके बाद अब परिवार में सिर्फ उनका बेटा प्रिंस वेल्कन और बेटी प्रिंसेस एना ही बचे हैं।
अगर ये दोनों मारे गए तो उनके परिवार की अगली 9 पीढ़ियों को कभी जन्नत हासिल नहीं होगी, क्योंकि उनके परिवार ने इतने वर्षों से मानवता की रक्षा की है। पोप वैन हेल्सिंग को ट्रांसल्वेनिया जाकर उनकी मदद करने के लिए कहता है। आगे पोप उसे बताता है कि वैलेरियस द एल्डर ने 400 साल पहले एक कागज इस चर्च में छोड़ा था। उसने ये कागज क्यों छोड़ा ये तो पोप नहीं जानता, लेकिन उसके मुताबिक ये कागज कोई महत्वपूर्ण सुराग है। वैन हेल्सिंग हैरान हो जाता है जब वो इस कागज के अंत में एक निशान देखता है। यही निशान वैन हेल्सिंग की अंगूठी पर भी है। पोप ये कागज वैन हेल्सिंग को देता है और कहता है कि शायद उसे ट्रांसल्वेनिया में उसकी पिछली जिंदगी के बारे में भी पता चले। चर्च का नौजवान पादरी और वैन हेल्सिंग का दोस्त कार्ल वैन हेल्सिंग को वैम्पायर्स को मारने के लिए कुछ चांदी के हथियार देता है, क्योंकि वैम्पायर जैसे शैतानों को चांदी के हथियारों से ही मारा जा सकता था। कार्ल काफी बुद्धिमान होता है, उसे भूत पिशाच दानवों के विविध विषयों में महारत हासिल होती है। वैन हेल्सिंग उसे भी अपने साथ ले चलता है। उधर ट्रांसल्वेनिया में प्रिंस वेल्कन और प्रिंसेस एना ड्रैकुला द्वारा भेजे गए एक आदमखोर भेड़िए को मारने के लिए जाल बिछा रहे होते हैं। प्लान कामयाब होता है और वे भेड़िए को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं, लेकिन ऐन मौके पर वेल्कन की गन नीचे गिर जाती है। वेल्कन की गन में चांदी की गोलियां होती है, उसी से भेड़िए को मारा जा सकता है। एना को उसकी गन दिखती है, लेकिन इससे पहले कि वो उस गन तक पहुंच पाती, भेड़िए का पिंजरा टूट जाता है और भेड़िया उससे बाहर निकलता है। एना उससे बचने के लिए भागती है, लेकिन अंत में उसे एक खाई की वजह से अपने कदम रोकने पड़ते हैं। वो उस भेड़िए का शिकार होने ही वाली होती है कि तभी उसका भाई वेल्कन उसे बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है। भेड़िया और वेल्कन दोनों खाई में गिर जाते हैं। दूसरी ओर वैन हेल्सिंग और कार्ल अपना लंबा सफर तय कर ट्रांसल्वेनिया पहुंचते हैं, लेकिन वहां एना और गांव के लोग इन दोनों को घेर लेते हैं। एना वैन हेल्सिंग से कहती है कि वे लोग यहाँ अनजान लोगों को आने की परमिशन नहीं देते हैं। वे उन्हें तुरंत अपने हथियार फेंकने के लिए कहती है। वैन हेल्सिंग ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। वह एना से कहता है कि वो उनकी मदद करने यहाँ आए हैं, पर एना उससे मदद लेने से मना करती है। तभी अचानक आसमान में 3 वैम्पायर दिखाई देते हैं। ये तीनों ड्रैकुला की बीवियां होती हैं। तीनों वहां एना को मारने आई थी, लेकिन वैन हेल्सिंग इनके बीच में आ जाता है। इस वजह से ड्रैकुला की बीवी मरिश्का वैन हेल्सिंग को मारने रुकती है, तो उसकी बाकी 2 बीवियां एना को मारने उसके पीछे जाती हैं। दोनों बीवियां एना को मारने ही वाली होती हैं कि तभी वैन हेल्सिंग मरिश्का को मारने में सफल हो जाता है। इस वजह से शोक से पीड़ित उसकी दोनों बीवियां एना को छोड़कर वहां से भाग जाती हैं। एना वैन हेल्सिंग का धन्यवाद करती है और बताती है कि वैन हेल्सिंग वो पहला आदमी है जिसने पिछले 100 सालों में किसी वैम्पायर को मारा है। दूसरी ओर ड्रैकुला के किले में ड्रैकुला अपनी कब्र से जाग जाता है। वो वेरोना और अलीरा पर एना को न मार पाने की वजह से चिल्लाता है। उसे मरिश्का के मरने का जरा भी दुख नहीं होता है। वो अपनी बीवियों से कहता है कि जल्दी ही मानवों और वैम्पायर्स के बीच एक युद्ध होने वाला है। एना वैन हेल्सिंग और कार्ल को अपने किले में ले जाती है। एना बताती है कि कभी ड्रैकुला भी इसी किले में रहा करता था, लेकिन अब किसी को नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। एना दीवार पर बनी एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ड्रैकुला की तलाश में उसके पिता इस तस्वीर को घंटों देखा करते थे ताकि कोई सुराग मिल जाए। रात को एना अपने महल में टहल रही होती है, तभी उसे वहां किसी के होने का आभास होता है। अचानक उसका भाई प्रिंस वेल्कन उसके सामने आता है। वो हड़बड़ी में उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है कि उसे ड्रैकुला का कोई रहस्य पता है और ड्रैकुला के पास उसका इलाज है, लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, वो एक आदमखोर भेड़िए में तब्दील हो जाता है। तभी वैन हेल्सिंग वहां आता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता, वो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। वैन हेल्सिंग उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन एना उसे आकर रोकती है। एना वैन हेल्सिंग से कहती है कि ड्रैकुला के पास उसके भाई का इलाज है और वे उसे बचा सकते हैं। वैन हेल्सिंग शुरू में तो नहीं मानता, लेकिन एना के जोर देने पर वो तैयार हो जाता है। वे दोनों फ्रैंकेनस्टाइन किले की तरफ जाते हैं। ये वही किला है जहां डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने महामुर्दे फ्रैंकेनस्टाइन को बनाया था। उस किले के अंदर इगोर और ड्रैकुला के खूंखार सैनिक डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की मशीन की मदद से किसी प्रयोग में लगे हुए थे। एना वैन हेल्सिंग को बताती है कि भेड़िए पहली चांद रात को ही बाहर आते हैं, क्योंकि उनका श्राप उन्हें बाहर आने के लिए मजबूर कर देता है। किले के अंदर वेल्कन फिर से अपने सामान्य रूप में आता है। वो ड्रैकुला से अपनी बहन की सलामती के लिए मिन्नतें करता है। वे लोग उसे फ्रैंकेनस्टाइन की मशीन में डालते हैं। उस मशीन में उससे पहले एक लाश होती है। उस लाश के गले पर मौजूद नेकलेस से वेल्कन पहचान जाता है कि वो उसके पिता की लाश है। गुस्से में वो ड्रैकुला को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मार नहीं पाता, क्योंकि वैम्पायर्स के पास आदमखोर भेड़ियों को काबू करने की शक्ति होती है। मशीन शुरू हो जाती है और उसके चारों ओर चिंगारियां निकलने लगती है। दूसरी ओर जब वैन हेल्सिंग और एना किले के अंदर घूम रहे होते हैं,
तब उन्हें वहां छत से कुछ चीजें लटकी हुई दिखाई देती हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि ड्रैकुला की बीवियों के अंडे होते हैं। एना वैन हेल्सिंग को बताती है कि ड्रैकुला पहले से मरा हुआ है, इसलिए उसके बच्चे हमेशा मरे हुए पैदा होते हैं। यही वजह है कि ड्रैकुला फ्रैंकेनस्टाइन की बनाई हुई मशीन की मदद से अपने बच्चों को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। एकाएक उस मशीन से बिजली निकलकर इन अंडों में जाती है और उन अंडों से चमगादड़ निकलने लगते हैं। अपने बच्चों को उड़ता देख ड्रैकुला और उसकी बीवियां खुशी से झूम उठते हैं। ड्रैकुला अपनी बीवियों को उन्हें खून पीना सिखाने के लिए कहता है, लेकिन वैन हेल्सिंग एक एक करके उसके बच्चों को मारने लगता है। ये देख ड्रैकुला गुस्से से पागल हो जाता है। वैन हेल्सिंग वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दूसरी ओर हैना देखती है कि वेल्कन मशीन से बंधा काफी तड़फ रहा है। उसके शरीर की ऊर्जा से ही ये बच्चे जिंदा हुए थे। इगोर अपने आदमी उसे पावर बढ़ाने के लिए कहता है, क्योंकि वेल्कन की शरीर की ऊर्जा अब कम पड़ रही थी। ड्रैकुला की बीवियां और उसके बच्चे पूरे ट्रांसल्वेनिया में कहर मचाने लगते हैं। दूसरी ओर वैन हेल्सिंग एकदम से ड्रैकुला के सामने आता है और उसके दिल में चांदी का खंजर घूमता है। लेकिन हैरानी की बात है कि वो मरता नहीं है, क्योंकि ड्रैकुला कोई आम वैम्पायर नहीं था। अचानक ड्रैकुला वैन हेल्सिंग को गैब्रियल नाम से पुकारता है। ड्रैकुला कोई अनोखा नाम लेकर उसके साथ चाल चल रहा है। ये सोचकर वैन हेल्सिंग उसकी बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर ड्रैकुला उसे कहता है कि क्या उसे पता है कि क्यों उसे पुराने युद्ध के डरावने सपने आते हैं। ये सुनकर वैन हेल्सिंग सोच में पड़ जाता है। वो उससे पूछता है कि वो उसके बारे में क्या जानता है। ड्रैकुला उसे बताता है कि उसका और वैन हेल्सिंग का एक ही इतिहास है। दूसरी ओर एना अपने भाई को छुड़ाने उसके पास जाती है। वो उसे वहां से छुड़ाने की कोशिश करती है। एना की कोशिशों के कारण ड्रैकुला के बच्चों को जिंदा रखने की प्रक्रिया में विघ्न पड़ चुका होता है। एकाएक उसके बच्चे मरने लगते हैं। दरअसल वेल्कन की ऊर्जा सिर्फ कुछ ही समय तक ड्रैकुला के बच्चों को जिंदा रख पाने में सक्षम थी। ड्रैकुला की बीवियां चिल्लाते हुए ड्रैकुला के पास वापस जाने लगती हैं। इस वजह से ड्रैकुला का ध्यान भटकता है और मौके का फायदा उठाकर वैन हेल्सिंग वहां से भाग जाता है। जब वो एना के पास पहुंचता है तब वेल्कन फिर से आदमखोर भेड़िए के रूप में बदल रहा होता है। ऐन वक्त पर वैन हेल्सिंग एना को अपने साथ लेता है और किले से दूर चला जाता है। वे अनजाने में उसी पवन चक्की के नीचे आकर रुकते हैं जहां मुर्दा फ्रैंकेनस्टाइन जलकर मर गया था। तभी अचानक जमीन अंदर धंस जाती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों होश में आते हैं तब उनकी मुठभेड़ महामुर्दे फ्रैंकेनस्टाइन से होती है। फ्रैंकेनस्टाइन उन्हें बताता है कि ड्रैकुला उसकी मदद से अपने बच्चों में जान डालना चाहता है, क्योंकि वही एक है जो उसके बच्चों को अमर बना सकता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता, इसीलिए वो यहाँ छुप कर रह रहा है। वैन हेल्सिंग एना से कहता है कि वो फ्रैंकेनस्टाइन को रोम के चर्च में ले जाएगा और वहां वो सुरक्षित रहेगा, लेकिन आदमखोर भेड़िया वेल्कन उनकी बातें सुन लेता है और ड्रैकुला को ये खबर देने वहां भाग जाता है। दूसरी ओर कार्ल एना के किले में सोकर उठता है। अनजाने में उसका हाथ दीवार पर लगता है और अचानक दीवार के अंदर से एक पेंटिंग बाहर निकलती है। इसके बाद वैन हेल्सिंग फ्रैंकेनस्टाइन को लोहे की जंजीरों से बांध देता है और एक बग्गी में बिठाकर रोम की तरफ कूच करता है। लेकिन जब बग्गी बुडापेस्ट शहर के जंगल से जा रही होती है तब ड्रैकुला की एक बीवी वैन हेल्सिंग पर हमला करती है। वैन हेल्सिंग बाल बाल बचता है। वैन हेल्सिंग संभला ही होता है कि वो फिर से उस पर हमला करती है, लेकिन असली मुसीबत तो आगे होती है। आगे पुल टूटा हुआ होता है। घोड़े एक लंबी छलांग लगाते हैं। वैन हेल्सिंग भी बड़ी फुर्ती से खाई में गिरने से बचता है, लेकिन वो बग्गी खाई में गिर जाती है। उस बग्गी में बैठे फ्रैंकेनस्टाइन को बचाने के लिए ड्रैकुला की बीवी वेरोना तेजी से उस बग्गी की तरफ बढ़ती है, लेकिन जब वो उस बग्गी के अंदर झांकती है तब उस बग्गी में चांदी के भालों के अलावा कुछ नहीं होता। वो समझ जाती है कि ये एक चाल थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। बग्गी नीचे गिरते ही एक जोरदार धमाका होता है और वेरोना उन भालों का शिकार हो जाती है। दरअसल वैन हेल्सिंग फ्रैंकेनस्टाइन को एक दूसरी ही बग्गी से रोम भेज रहा था जिसे एना चला रही थी। वैन हेल्सिंग उस बग्गी में जाकर बैठ जाता है, लेकिन एक और मुसीबत इनका इंतजार कर रही थी। उस मुसीबत का नाम होता है आदमखोर भेड़िया वेल्कन। भेड़िया उस दूसरी बग्गी पर हमला करता है। एना, फ्रैंकेनस्टाइन और कार्ल बग्गी से कूद जाते हैं और वैन हेल्सिंग भी बड़ी फुर्ती से भेड़िया वेल्कन को मार गिराता है, लेकिन मरने से पहले भेड़िया वैन हेल्सिंग को काट चुका होता है। इसका मतलब अब वैन हेल्सिंग भी जल्दी ही भेड़िए में तब्दील हो जाएगा। तभी अचानक ड्रैकुला की आखिरी बीवी अलीरा एना पर हमला कर उसे अपने साथ बुडापेस्ट शहर की ओर ले जाती है। इस वजह से वैन हेल्सिंग और उसके साथियों को बुडापेस्ट शहर जाना पड़ता है। अलीरा पहले से ही उनका इंतजार कर रही होती है। वो उनसे कहती है कि ड्रैकुला उनके साथ एक सौदा करना चाहता है। एना के बदले उन्हें ड्रैकुला को फ्रैंकेनस्टाइन देना होगा। अलीरा आगे उन्हें कहती है कि कल रात बुडापेस्ट में ड्रैकुला के महल में एक पार्टी है। वो उन्हें वहां आने के लिए कहती है। वैन हेल्सिंग फ्रैंकेनस्टाइन को बेहोश कर एक जगह छुपा देता है और कार्ल के साथ एना को छुड़ाने ड्रैकुला की पार्टी में पहुंचता है, लेकिन उसने जहां फ्रैंकेनस्टाइन को छुपाया था
वहां कोई उन पर पहले से ही नजर रखे हुए था। पार्टी में ड्रैकुला एना के साथ डांस कर रहा होता है। वैन हेल्सिंग कार्ल को उसका ध्यान भटकाने के लिए भेजता है, जिसमें कार्ल कामयाब भी हो जाता है। ड्रैकुला का ध्यान भटकते ही वैन हेल्सिंग एना को उससे दूर ले जाता है। तभी ड्रैकुला के सेवक फ्रैंकेस्टाइन को कैद कर उसे महफिल में ले आते हैं। इसके बाद ड्रैकुला अपने सभी वैम्पायर्स को वैन हेल्सिंग को मारने का आदेश देता है, लेकिन कार्ल अपने एक इन्वेंशन, एक अनोखे बम को अपने साथ लेकर आया होता है, जिसके फटते ही सूरज की तरह रोशनी होती है और सब के सब वैम्पायर जलकर खाक हो जाते हैं। वैन हेल्सिंग, एना और कार्ल नदी में कूद जाते हैं। वैन हेल्सिंग देखता है कि इगोर और ड्रैकुला के सेवक फ्रैंकेस्टाइन को लेकर कहीं जा रहे हैं। वो तुरंत उनकी नाव की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाता, एक लोहे का दरवाजा उसके और फ्रैंकेस्टाइन के बीच में आता है। वैन हेल्सिंग फ्रैंकेस्टाइन से वादा करता है कि वो उसे ड्रैकुला की कैद से जरूर मुक्त करेगा। जब वे वापस एना के महल में पहुंचते हैं, तब कार्ल उन्हें उसने कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है। कार्ल उन्हें बताता है कि ड्रैकुला दरअसल वेलेरियस द एल्डर का ही बेटा था। ड्रैकुला की कहानी की शुरुआत उसके प्रेयसी की मौत से हुई थी। अपनी प्रेयसी को जिंदा करने के लिए ड्रैकुला ने शैतान से मदद मांगी। उसकी इस हरकत की वजह से ईश्वर ने अपने एक एंजल को ड्रैकुला को मारने भेजा था। उस एंजल के हाथों से मरने के बाद नर्क में शैतान के साथ संधि कर ड्रैकुला वापस पृथ्वी पर आया। संधि में यह तय हुआ था कि ड्रैकुला बाकी लोगों का खून पीकर जीवित रहेगा। तब उसके पिता वेलेरियस द एल्डर ने भगवान से वादा किया कि वो ड्रैकुला को पूरी तरह से नष्ट करेगा, और जब तक ड्रैकुला खत्म नहीं हो जाता तब तक वो और उसका परिवार चैन की नींद नहीं सोएंगे। पर वो वादे के मुताबिक अपने ही खून ड्रैकुला को नहीं मार पाया, लेकिन उसने ड्रैकुला को एक बर्फीले किले में कैद कर दिया, जिसकी दीवारें काफी ऊंची थी ताकि वो वहां से कभी बाहर ना निकल पाए। तब ड्रैकुला ने फिर से शैतान से मदद मांगी। तब शैतान ने उसे उसका चमगादड़ रूप दिया ताकि वो उड़कर उस किले से बाहर निकल पाए। जब वेलेरियस द एल्डर उसे नहीं मार पाया, तब उसने कुछ सुराग छोड़ दिए थे ताकि आने वाली पीढ़ी ड्रैकुला का समूल मिटा सके। लेकिन दिक्कत यह थी कि किसी को पता नहीं था कि वो बर्फीला किला कहाँ है। तभी एना अनजाने में कहती है कि उसके पिता घंटों एक दीवार को तोड़ते रहते थे, इस उम्मीद में कि उन्हें उस किले तक पहुंचने का कोई सुराग मिल जाए। ये सुनते ही वैन हेल्सिंग के दिमाग में बिजली सी कौंधती है। वो कहता है कि हो सकता है कि वो दीवार उस किले का दरवाजा हो, जिसे एना के पूर्वज कभी खोल नहीं पाए। इतना कहकर वो दीवार के पास जाता है। दीवार पर लैटिन भाषा में कुछ लिखा होता है। कार्ल उसे पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एक हिस्सा गायब होता है, जिस वजह से वो उसे पूरा नहीं पढ़ पाता। तभी वैन हेल्सिंग को वो कागज का टुकड़ा याद आता है जो उसे पोप ने दिया था। वैन हेल्सिंग उस टुकड़े को दीवार पर लगाता है और कार्ल को पूरा पढ़ने के लिए कहता है। उस पर लिखा होता है कि ईश्वर का नाम लेकर उस दरवाजे को खोलना है। वैन हेल्सिंग के ऐसा करते ही वो दरवाजा एक आईने में बदल जाता है। वैन हेल्सिंग उसे छूता है तो पाता है कि वो कोई आईना नहीं बल्कि एक दरवाजा है। बारी बारी तीनों उस दीवार के दूसरी ओर जाते हैं जहां ड्रैकुला का वो महल होता है। महल की दीवारें काफी ऊंची होती हैं। वैन हेल्सिंग अपने भेड़िए की शक्ति की मदद से एना और कार्ल को लेकर किले के अंदर जाता है। किले के अंदर उन्हें इगोर दिखाई देता है। इगोर उन्हें देखकर चौंक जाता है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वैन हेल्सिंग उसे पकड़ लेता है। तभी फ्रैंकेस्टाइन की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब वे देखते हैं तो उन्हें फ्रैंकेस्टाइन एक बर्फीली चट्टान में बंधा हुआ दिखाई देता है। ड्रैकुला के सेवक प्रयोग के लिए उसे कहीं लेकर जा रहे होते हैं। फ्रैंकेस्टाइन वैन हेल्सिंग को बताता है कि ड्रैकुला के पास आदमखोर भेड़िए की श्राप से मुक्त होने का इलाज है। वैन हेल्सिंग सोच में पड़ता है कि भला ड्रैकुला के गुलाम होते हुए भी ड्रैकुला को अपने पास उनका इलाज रखने की क्या जरूरत है। तभी कार्ल कहता है कि शायद आदमखोर भेड़िए के काटने से ही ड्रैकुला मर सकता है। शायद यही उस पेंटिंग का मतलब था। अभी तक किसी आदमखोर भेड़िए की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो पलटकर ड्रैकुला पर हमला करें, लेकिन अगर ऐसा कभी हुआ तो भेड़िए के काटने से पहले उसे इंसान बनाने के लिए ही ड्रैकुला ने वो इलाज अपने पास रखा हुआ है। कार्ल वैन हेल्सिंग को एक तरकीब बताता है। वो वैन हेल्सिंग को भेड़िया बनते ही ड्रैकुला को मारने के लिए कहता है, और तब तक कार्ल और एना मिलकर इस इलाज को ढूंढेंगे और वैन हेल्सिंग खुद पर काबू खोने से पहले उसे फिर से इंसान बनाएंगे। तरकीब के मुताबिक वैन हेल्सिंग ड्रैकुला को ढूंढने निकल पड़ता है और एना एवं कार्ल इगोर को अपने साथ लेकर इस इलाज की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी ओर ड्रैकुला और उसके सेवक ड्रैकुला के बच्चों को जिंदा करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके थे। इगोर कार्ल और एना को एक इंजेक्शन दिखाता है जिसके अंदर वो इलाज था। एना उसके करीब बढ़ती है, लेकिन तभी इगोर एना और कार्ल को उस कमरे में बंद कर वहां से चला जाता है। वो इंजेक्शन एक कांच के बर्तन में एक द्रव के अंदर रखा होता है। तभी अलीरा वहां आ जाती है। एना उस बर्तन को अलीरा की तरफ धकेलती है। उसके कुछ छींटे अलीरा के चेहरे पर पड़ते हैं और उसका चेहरा गल जाता है। उसमें जो द्रव था वो और कुछ नहीं बल्कि तेजाब था। एना उसी तेजाब की मदद से लोहे के दरवाजे को गला देती है। कार्ल तो वहां से भाग जाता है, लेकिन अलीरा एना को पकड़ लेती है।
वैन हेल्सिंग फ्रैंकेनस्टाइन को ढूंढ लेता है और उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे छुड़ा पाता, फ्रैंकेनस्टाइन पर उस मशीन से बिजली गिरती है। उस बिजली से निकली ऊर्जा के प्रभाव से ड्रैकुला के अंडों में हलचल शुरू होती है। वैन हेल्सिंग फिर से उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैकुला की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे ऐसा करने से रोकता है। फ्रैंकेनस्टाइन उन जंगलों से छूटने ही वाला होता है कि तभी उसे एक और बिजली का झटका लगता है। उस बिजली की वजह से ड्रैकुला के बच्चे अपने अंडों से बाहर निकलते हैं, और चूंकि इस बार फ्रैंकेनस्टाइन की वजह से वो जिंदा हुए थे, इस वजह से वो अमर थे। फ्रैंकेनस्टाइन खुद को लोहे के बंधनों से आजाद तो करता है, लेकिन वो फिसल कर नीचे गिरता है। नीचे उसे इगोर काल की जान के पीछे पड़ा हुआ दिखाई देता है। फ्रैंकेनस्टाइन उसकी तरफ बढ़ता है। इस बीच इगोर नीचे खाई में गिर जाता है। दूसरी ओर एना और अलीरा में लड़ाई हो रही होती है। अलीरा एना को बुरी तरह से मार रही थी। कार्ल फ्रैंकेनस्टाइन ने पकड़े हुए वायर को ढीला करता है, जिस वजह से वो सीधे एना और अलीरा की लड़ाई चल रहे कमरे में जा गिरता है। फ्रैंकेनस्टाइन अलीरा को कुछ वक्त के लिए रोक कर रखता है और एना को वहां से भागने के लिए कहता है। एना वायर को पकड़कर वहां से निकलती है। कार्ल उसकी तरफ इंजेक्शन फेंकता है, जिसे एना बड़ी फुर्ती से पकड़ लेती है, लेकिन तभी अलीरा पीछे से उस पर वार करती है। दूसरी ओर रात के 12 बजते ही वैन हेल्सिंग पूरी तरह से भेड़िए के रूप में आ जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। कभी वैन हेल्सिंग तो कभी ड्रैकुला एक दूसरे पर भारी पड़ते नजर आ रहे होते हैं। एना अलीरा को मारने में कामयाब हो जाती है। वैन हेल्सिंग ड्रैकुला पर भारी पड़ता नजर आ ही रहा होता है कि तभी चांद बादलों में छिप जाता है, जिस वजह से वैन हेल्सिंग फिर से अपने मानवीय रूप में लौट आता है। ड्रैकुला उसे बताता है कि वो एंजल जिसने उसकी जान ली थी वो और कोई नहीं बल्कि वैन हेल्सिंग ही था, और जो अंगूठी वैन हेल्सिंग के हाथ में है वो ड्रैकुला की है। दरअसल कई सालों पहले एंजल गैब्रियल पृथ्वी पर रहने आया था, तब उसकी इंसानी ड्रैकुला के साथ दोस्ती हो गई थी। बाद में जब ड्रैकुला ने शैतान से संधि करने की कोशिश की तो भगवान ने गैब्रियल को उसे मारने का आदेश दिया। आदेश का पालन कर गैब्रियल ने ड्रैकुला को मार दिया, लेकिन वो अपने दोस्त के मरने का गम सह नहीं पाया और उसने भगवान को उसकी याददाश्त मिटाने की गुजारिश की। भगवान ने उसकी इच्छा पूरी की, जिसके बाद वो वैन हेल्सिंग के नाम से जी रहा था। तभी चांद फिर से आसमान में नजर आने लगता है और वैन हेल्सिंग भेड़िए के रूप में बदल जाता है। वैन हेल्सिंग इस बार मौका नहीं चूकता और ड्रैकुला का गला चीर डालता है। ड्रैकुला के मरते ही उसके सारे बच्चे भी मर जाते हैं। तभी एना वैन हेल्सिंग को इंजेक्शन लगाने उसके पास आती है, लेकिन वैन हेल्सिंग उस पर वार कर देता है, जिसमें उसकी जान चली जाती है। कार्ल वैन हेल्सिंग को मारने के लिए चंडी का खंजर लेकर उसके पास जाता है, लेकिन वैन हेल्सिंग उसका हाथ पकड़ लेता है, पर तभी वो रुक जाता है। उसके पेट पर इंजेक्शन लगा हुआ होता है। मरने से पहले एना अपना काम कर चुकी थी। श्राप खत्म हो चुका था। वैन हेल्सिंग फिर से अपनी असली रूप में वापस आ जाता है। वैन हेल्सिंग दर्द से तड़प उठता है जब उसे खुद की गलती समझ आती है। मूवी के अंत में दिखाया जाता है कि वैन हेल्सिंग एना का अंतिम संस्कार करता है। फ्रैंकेनस्टाइन को अकेले सबसे दूर जाते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद वैन हेल्सिंग और कार्ल फिर से रोम की तरफ रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम ऐसी ही और भी वीडियोस ला सकें।